हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। आज हम डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हमने पहले के लेक्चर के अंदर जेनेटिक्स का एक ओवरव्यू देखा था, मेंडल के बारे में, थोड़ा सा मेंडल की टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था। आज हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो डिस्कस करते हैं। देखिए, मोनो का मतलब होता है एक, सबको पता है, सिंगल या वन, या आप सिंगल बोल दो। हाइब्रिड का मतलब होता है ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के डीएनए एक साथ हो। अब यदि हम एक नॉर्मल हाइब्रिड की बात करें तो हम हाइब्रिड उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्शन से बना हो। लेकिन यहां पर इस हाइब्रिड का मतलब क्या है? इस हाइब्रिड का मतलब है कि किसी इंडिविजुअल में यदि एक जीन के दो डिफरेंट एलील्स एक साथ होंगे तो उसे हाइब्रिड माना जाएगा। इसका मतलब एक जीन के लिए हाइब्रिड, हाइब्रिड से मतलब है यहां हेट्रोजाइगोट से। अब जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ लिखे हम, तो हम क्या कहेंगे कि इस इंडिविजुअल में टी जीन का कैपिटल एलील और टी जीन का स्मॉल टी एलील साथ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगोट। और हेट्रोजाइगोट को ही हाइब्रिड कहते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब यहां मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इसके कई डेफिनेशंस है। जैसे पहला, या तो आप ऐसे कह दो कि ऐसा क्रॉस जिसमें एक इंडिविजुअल को एक जीन के लिए क्रॉस कराया जाता है, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर एक कैरेक्टर के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ऐसा क्रॉस जिसमें दोनों पेरेंट्स को ऐसा इंडिविजुअल बनाने के लिए क्रॉस कराते हैं जो एक जीन के लिए हाइब्रिड हो, यानी एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस हो। तो यदि हमको एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस बनाना है तो उस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फॉर वन और सिंगल जीन टू मेक हेट्रोजाइगोट, इसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड। चलो अब हम डिस्कस करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने जिस तरीके से कराया था उसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने कहा था कि सबसे पहले दो पेरेंट्स लेने हैं, पेरेंट 1 और पेरेंट 2। दो पेरेंट्स लेने हैं। ये दोनों के दोनों पेरेंट्स जो हैं, इनमें से एक मेल है एक फीमेल है। मान लो कि ये है मेल और ये है मान लो फीमेल। दो पेरेंट ले लिए। फिर मेंडल ने कहा कि कोई एक कैरेक्टर लेना है, तो मान लीजिए कि हम हाइट की बात करेंगे। हाइट के लिए कैरेक्टर हो गया हाइट। इस हाइट के दो ट्रेट लेने हैं जो अपोजिट हो, तो एक हो गया टॉल, दूसरा हो गया ड्वार्फ। एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट ट्रेट ले लिए। फिर मेंडल ने कहा कि ये जो दोनों पेरेंट्स लिए हैं, ये दोनों पेरेंट्स होने चाहिए प्योर लाइन। ये दोनों पेरेंट्स प्योर लाइन होने चाहिए। प्योर लाइन को ही हम ट्रू ब्रीडर भी कहते हैं। आपसे सवाल जो पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, उसमें यह कहा जाएगा कि दो ट्रू ब्रीडर्स के बीच क्रॉस कराया या दो ट्रू ब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स लिए, तो आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये ट्रू ब्रीडर का मतलब क्या है, या फिर ये जो प्योर लाइन है इसका मतलब क्या है। तो देखो, प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडर का कोई अलग अंतर मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है हेट्रोजाइगोट, सॉरी होमोजाइगोट। प्योर लाइन या फिर ट्रू ब्रीडर का मतलब होता है होमोजाइगोट। आपको क्या करना है, ये प्लांट लिया था टॉल, तो टॉल में होमोजाइगस लेना है, कैपिटल टी कैपिटल टी। आपने लिया ड्वार्फ, तो ड्वार्फ में भी होमोजाइगस लेना है, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो
अब वापस एक बार रिवाइज कराता हूं, मेंडल ने कैसे अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्कीम डिसाइड करी, क्या उन्होंने फॉलो किया। सबसे पहले दो पेरेंट्स होने चाहिए, पेरेंट्स हैं, दोनों के दोनों पेरेंट्स प्योर लाइन होने चाहिए। प्योर लाइन का मतलब होमोजाइगस होने चाहिए। ये दोनों होमोजाइगस एक दूसरे के अपोजिट ट्रेट वाले होने चाहिए, एक टॉल तो दूसरा ड्वार्फ होना चाहिए। बस हो गया। अगर हम इन दोनों पेरेंट्स को ध्यान से देखें तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए क्या चीज समझ में आ रही है। पहला पेरेंट है, इसके पास में एक जीन के दो एलील्स हैं और दोनों एलील्स हैं वो सेम है, कैपिटल टी कैपिटल टी। दूसरा जो है उसके पास में भी दोनों एलील सेम है, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यदि ये पेरेंट गैमिट बनाएगा तो क्या गैमिट बनेगा इस पेरेंट से? इस पेरेंट से गैमिट बनेगा कैपिटल टी टाइप का, और इस पेरेंट से क्या गैमिट बनेगा? ओनली स्मॉल टी टाइप का। तो ये बन गए गैमिट्स। अब ये दोनों गैमिट्स अगर एक दूसरे के साथ फ्यूज होंगे तो क्या इंडिविजुअल्स बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो हम कहां तक पहुंच गए हैं ये क्रॉस के अंदर। हमने जहां से शुरुआत की थी, हम शुरुआत से पहुंच गए हैं इस हाइब्रिड तक। हाइब्रिड का मतलब हेटेरोजाइगोट, इसे कहते हैं फीलियल वन जनरेशन, जिसको शॉर्ट में हम F1 बोलते हैं ना, फीलियल वन जनरेशन। ये पेरेंट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी, एक टॉल है एक ड्वार्फ है, और F1 जनरेशन में हमें जो मिले वो सारे के सारे मिले ऑल टॉल। अगर फिनोटिपिकली बात करो तो ये सारे के सारे टॉल है। ये है एक हेटेरोजाइगोट, और जो हेटेरोजाइगोट होता है उसी को कहते हैं हाइब्रिड। और क्योंकि देखो यहां पर केवल एक जीन हमने लिया था, सिर्फ हम एक जीन यानी टी जीन को लेकर ये क्रॉस है। ये क्रॉस किसका है? ओनली फॉर टी जीन। तो एक जीन के लिए हाइब्रिड बन गया, इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये जो यहां पर हाइब्रिड बना है, इस हाइब्रिड का फिनोटाइप क्या आया? फिनोटाइप आया टॉल फिनोटाइप। तो जो टॉल फिनोटाइप है, हम यहां से एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे कि जो टॉल फिनोटाइप है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है या डोमिनेंट ट्रेट है। जो ट्रेट F1 में एक्सप्रेस होता है उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो जो ड्वार्फ हो गया वो कैसा ट्रेट हो गया? रिसेसिव ट्रेट। अब एक बार पेरेंट्स को देखो, कैपिटल टी है और उसका कैपिटल टी यहां पे आया, तो जो कैपिटल टी है उसे कहेंगे डोमिनेंट एलील, क्योंकि डोमिनेंट एलील की वजह से ही ये रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो दूसरे वाले को क्या कह देंगे? रिसेसिव एलील। तो ये हो गया हमारे पास में F1 जनरेशन तक का काम। क्या करना है? यहां पे दो पेरेंट्स लेने हैं, दोनों के बीच क्रॉस कराना है। इन दोनों पेरेंट्स में से जिस पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस होता है उसे कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और जिस पेरेंट का ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता, यानी इस पेरेंट का ट्रेट था ड्वार्फ और ड्वार्फ जो है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। फिर उसके बाद में जो एलील की वजह से ट्रेट एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट एलील कहेंगे, और जिसकी वजह से ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होता उसे रिसेसिव एलील कहेंगे। तो F1 प्रोजेनी या F1 जनरेशन के बेसिस पे एक ही जीन के जो दो एलील्स हैं उनके बीच डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाती है। डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप का मतलब जब दोनों के दोनों ये टी एलील्स एक साथ आए तो इनमें से एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ये कंफर्म हो गया। इसलिए हम कहते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या यूज है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक जीन के दो एलील्स में डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के काम आता है। अब मैं इसको एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में वापस लिख देता हूं, जगह नहीं है मेरे पास। तो हमारा क्रॉस कहां तक पहुंच गया है उसको वापस से अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
तो क्या हुआ था, एक लिया था पेरेंट 1, एक था पेरेंट 2। पेरेंट 1 था कैपिटल टी, ये था स्मॉल टी, और इन दोनों से जो F1 जनरेशन बनी वो थी ऑल टॉल। ऑल टॉल का मतलब सारे के सारे टॉल है कैपिटल टी की वजह से। जीनोटाइप सभी का यही आएगा। नाउ मेंडल ने क्या किया, इसी F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फिंग कराई, मतलब इनको सेल्फ पॉलिनेट होने दिया। इस साइन का मतलब होता है सेल्फिंग, इसका इसी के साथ क्रॉस, इस जीनोटाइप का इसी जीनोटाइप के साथ क्रॉस। तो अब F1 से हम क्या करेंगे, देखो दो पेरेंट्स लेंगे, एक लिया मेल और एक लिया फीमेल, और क्योंकि F1 में जितने भी होंगे सबका जीनोटाइप यही आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपको पन्नेट स्क्वायर तो बनाना आता ही है। ये पेरेंट है, इसके गैमिट्स बनेंगे, तो एक गैमिट बनेगा कैपिटल टी, एक गैमिट बनेगा स्मॉल टी, और ये पेरेंट है, इसके दो गैमिट बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। और अब जितनी पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हम फ्यूजन करवा लेते हैं। ये मेल के गैमिट, ये फीमेल के गैमिट। पहला कैपिटल टी यानी ये बना टॉल, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बना टॉल, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी बना टॉल, और चौथा स्मॉल टी, ये बना ड्वार्फ। ये बन गई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन बन गई यहां पर जो F2 जनरेशन बनी है, इस F2 जनरेशन से हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। एक तो होता है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट। तो देखो मुझे एक दिख रहा है कैपिटल टी, ये एक, मुझे दो दिख रहे हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दो, मुझे एक दिख रहा है स्मॉल टी, ये हो गया एक तो चीज ये हो गई। दूसरी यहां पर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब क्या होता है, फिनोटिपिक रेशियो मींस हाउ मेनी डिफरेंट फिनोटाइप्स आर प्रेजेंट। मुझे टॉल 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 तीन दिख रहे हैं, तो ये तो हो जाएगा टॉल का 3, और फिर ड्वार्फ ये एक दिख रहा है। तो ये आ गया अपने पास में फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन पे। अब हम ढेर सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यहां पर बनते हैं। आप फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो के हिसाब से देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, हम प्रोबेबिलिटी अलग से लेक्चर के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहां पर जो मैं बता रहा हूं वो बहुत बेसिक सी बात है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, जब हमें किसी फ्यूचर में आने वाले रिजल्ट का पता नहीं होता तो हम एक अंदाजा लगाते हैं कि वो रिजल्ट कैसा आ सकता है, उस अंदाजे को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये प्रोबेबिलिटी कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले एक छोटा एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते हैं हम मानते हैं कि यदि फ्यूचर में यही एक्सपेरिमेंट वापस से दोहराया जाए तो यही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम जो रिजल्ट हमारा आया हम फ्यूचर में वैसे ही रिजल्ट मिलेंगे ऐसा मान लेते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ज्यादा कुछ नहीं है, एक डिवीजन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी में एक डिवीजन होगा। डिवीजन सबको करना आता है। डिवीजन में यहां पर जो नीचे लिखा जाएगा वो होगा टोटल रिजल्ट्स। अब प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में इसको कहते हैं टोटल आउटकम, यहां टोटल रिजल्ट कहेंगे। और ऊपर जो आएगा वो होगा रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी आप कौन से रिजल्ट के लिए अंदाजा लगा रहे हो वो होता है रिक्वायर्ड रिजल्ट। जैसे अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन, ध्यान से देखना, ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन, F1 जनरेशन क्या काम आती है, F1 जनरेशन ये जानने के काम आती है कि कौन सा एलिल डोमिनेंट है, कौन सा एलिल रिसेसिव है, ये जानने के काम आती है।
F2 जनरेशन क्या काम आती है देखो। सबसे पहले आपके पास में टोटल कितने टाइप के रिजल्ट्स हैं? 4। 1 2 3 4, आपके पास में ये 4 रिजल्ट्स हैं, टोटल रिजल्ट्स 4 हैं। अब 4 में से आपको कैसा रिजल्ट चाहिए? पॉइंट नंबर 1, यहां 4 में से डोमिनेंट होमोजाइगस कितने हैं? देखो डोमिनेंट होमोजाइगस, पहले तो प्रोबेबिलिटी सेट करेंगे, टोटल रिजल्ट्स कितने हैं? 4, और डोमिनेंट होमोजाइगस का मतलब हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी। डोमिनेंट भी है होमोजाइगस भी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4। ये प्रोबेबिलिटी सेट हो गई। दूसरा, यहां पर हेट्रोजाइगोट कितने हैं? हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस मींस कैपिटल टी स्मॉल टी। मुझे टोटल 4 में से 2 दिख रहे हैं, तो आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो, 2/4 भी लिख सकते हो। यहां पर रिसेसिव होमोजाइगस कितने हैं? रिसेसिव होमोजाइगस, मुझे यहां पर टोटल 4 में से 1 दिख रहा है स्मॉल टी स्मॉल टी। 4 में से 1 स्मॉल टी स्मॉल टी। तो देखो ये रहा हमारे पास में प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट। 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 4 हो जाएंगे टोटल। 4 में से 1 है कैपिटल टी, 2 है कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये 1 है कैपिटल स्मॉल टी। तो जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी ये समझ में आया। अब फिनोटाइप के हिसाब से देखिए, आपसे पूछा जाएगा टॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस क्रॉस में। तो इस क्रॉस में टोटल 4 रिजल्ट्स हैं, 4 में से 3 जो है वो हो गए हमारे टॉल, इसी रेशियो के हिसाब से या इसी डिवीजन के हिसाब से। और फिर आपसे पूछा जाएगा कि ड्वार्फ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो भी है 4 में से 1। तो ये देखो 3 है और ये 1 है, ये हो गया हमारे पास में टॉल एंड ड्वार्फ की प्रोबेबिलिटी। अब एक बात मैं आपसे साफ साफ बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं, सुनिएगा ध्यान से। हमने ये जो प्रोबेबिलिटी लिखी 1/4, 1/2, 1/4, 3/4, 1/4, ये प्रोबेबिलिटी किसके बेसिस पे लिखी? ये प्रोबेबिलिटी इस F2 के बेसिस पे लिखी। ये F2 जनरेशन कौन से पेरेंट्स से बनी? ये F2 जनरेशन इन दोनों पेरेंट के क्रॉस से बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी यही वाली यूज नहीं करनी है। रिजल्ट कैसा आएगा डिपेंड करेगा आपने कैसे जीनोटाइप के बीच क्रॉस कराया। यदि आप इन जीनोटाइप के बीच क्रॉस कराते हो तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। सवाल में यदि ये कहे अकॉर्डिंग टू मेंडल, सवाल में यदि ये कहे कि अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, तब तो आप बिना सोचे समझे ये प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर सवाल में ये कहे, मान लो मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं, आपसे कहे कि ए पेरेंट ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी इज क्रॉस्ड विथ ए जीनोटाइप स्मॉल टी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टॉल प्लांट? तो अब देखो यहां पे, अगर ऐसा जीनोटाइप लेंगे तो टॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? ऑल टॉल 1, यानी जितने भी प्लांट्स बनेंगे उनमें से उतने के उतने टॉल होंगे, प्रोबेबिलिटी 1 आई, ना कि 1/4 या 3/4। आपसे ये कहे कि इस क्रॉस से कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, तो सारे कैपिटल टी स्मॉल टी ही तो बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। आपसे कहे इस क्रॉस से स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 होगी, जबकि यहां तो स्मॉल टी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो आप ध्यान रखना कि भाई जो प्रोबेबिलिटीज वगैरह ये ली जाती है, ये प्रोबेबिलिटीज किस पे बेसिस है? कौन से पेरेंट्स का क्रॉस हो रहा है उस बात पे डिपेंड करती है। तो ये सारा का सारा एक छोटा प्रोबेबिलिटी कैसे हमने लिया उसके बारे में है। अभी हम इसके बारे में और अच्छी चर्चा करेंगे, थोड़ी और चीजें देखते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो क्रॉस है, ये क्रॉस बहुत काम का है। इस क्रॉस के ऊपर बेस्ड काफी सारी चीजें हम सीखेंगे।
मैं वापस से एक बार ये क्रॉस बना देता हूं ताकि अपने को और समझ में आएगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट अभी लेने हैं। एक पेरेंट 1 था, एक पेरेंट 2 था। पेरेंट 1 कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, F1 जो बना वो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब अगर इसकी सेल्फिंग कराई जाए तो F2 जो बनेगी वो बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये बन गई F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर अगर हम बात करें जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो हमारा ये आया, और फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा ये आया। चलो, ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड कुछ चीजें हैं वो समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस P1 को मेल की तरह लूं और इस P2 को फीमेल की तरह लूं तो मुझे ये सेम टू सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं, राइट? अगर मैं इस P1 को फीमेल की तरह लूं और इस P2 को मेल की तरह लूं तो भी मुझे सेम टू सेम रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि हम कैपिटल टी को मेल ले या कैपिटल टी को फीमेल ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो यही मिलेंगे हमको। यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या मतलब है? रेसिप्रोकल क्रॉस का, रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ऐसे दो क्रॉस जिनके अंदर मेल और फीमेल के जीनोटाइप्स हैं वो अपोजिट हो। पहले वाले में जो मेल है वो दूसरे वाले में फीमेल हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कैपिटल टी मेल है, इसका क्रॉस हमने स्मॉल टी फीमेल से कराया, ये हो गया क्रॉस 1। तो जब आप क्रॉस 2 कराएंगे तो आप कैपिटल टी को फीमेल की तरह लेंगे, स्मॉल टी को मेल की तरह लेंगे। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। एक कंडीशन में जो मेल है, दूसरी कंडीशन में वही जीनोटाइप फीमेल होगा। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। फिर एक और क्रॉस, इसे कहते हैं बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब क्या है? बैक क्रॉस का मतलब है बैक जनरेशन के साथ में क्रॉस। बैक जनरेशन का मतलब जैसे F1 प्लांट है या F1 जो प्रोजेनी है, उस प्रोजेनी का क्रॉस या तो आप P1 से करा दो या आप F1 का क्रॉस P2 से करा दो। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी से कराते हैं या कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराते हैं तो दोनों क्रॉस को क्या कहा जाएगा? बैक क्रॉस। बैक जनरेशन के साथ क्रॉस कराना। अब देखो, ये क्रॉस बहुत उपयोगी है, बहुत काम का है। कैसे? जैसे कि नॉर्मल नॉकआउट एक्सपेरिमेंट्स कराते हैं, जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट, तो कभी कभी जो है वो बैक क्रॉस कराने की जरूरत पड़ सकती है। यदि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर पेरेंट के पास में मान लो कोई जीन है, एक पेरेंट है, इस पेरेंट के पास में जीन प्रेजेंट है और इसका क्रॉस हमने कराया पेरेंट 2 के साथ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोजेनी के अंदर जीन आएगा, प्रोजेनी में जीन आना चाहिए, लेकिन प्रोजेनी के अंदर जीन एब्सेंट है, नहीं आया जीन, किसी रीजन से नहीं आया होगा, हमारी गलती हो गई, एक्सपेरिमेंट में नहीं आया। तो हम क्या करें? इस प्रोजेनी का क्रॉस वापस से पेरेंट 1 से कराएं ताकि हो सकता है नेक्स्ट के अंदर ये जीन आ जाए। तो हम जीन लेने के लिए बैक क्रॉस करा सकते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस का मतलब देखो क्या होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप इस F2 जनरेशन को देखो तो F2 जनरेशन में ये 3 जो है वो टॉल है। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मेरे पास एक टॉल प्लांट है, तो बताइए इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है? तो आप क्या करेंगे?
आप कहेंगे कि सर इसका जीनोटाइप कैपिटल टी हो सकता है या इसका जीनोटाइप स्मॉल टी हो सकता है। इसका जीनोटाइप कैपिटल टी भी हो सकता है, और सॉरी कैपिटल टी हो सकता है या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, क्योंकि टॉलनेस तो एक टी की वजह से ही आ जाती है। यहां तो दो टी है, मतलब दोनों के अंदर टी है कैपिटल। तो अब इसका कंफर्म्ड जीनोटाइप क्या है, उसके लिए क्या करें हम? उसके लिए हम एक टाइप का बैक क्रॉस करते हैं। उस बैक क्रॉस से कंफर्म हो जाएगा कि ये जो टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या है। तो टेस्ट क्रॉस क्या काम आता है? ऐसा इंडिविजुअल जिसके पास में डोमिनेंट ट्रेट हो, इसके पास में ये डोमिनेंट ट्रेट है लेकिन इसका जीनोटाइप अननोन है। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास डोमिनेंट ट्रेट होते हैं बट उनके जीनोटाइप नहीं पता, उनके जीनोटाइप पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराते हैं। टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हुआ? व्हेन F1 इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, F1 इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव पेरेंट, इस क्रॉस को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल F1 है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ। अब मैं आपको यहां से दो एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। हमने कहा ये टॉल है, ठीक है, ये टॉल आ गया। टॉल है, मान लो ये कैपिटल टी टॉल। इसका क्रॉस अगर हम रिसेसिव पेरेंट यानी ड्वार्फ के साथ कराएं तो हमको मिलेंगे यहां पे ऑल टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने यहां पे ड्वार्फ ही क्यों लिया, रिसेसिव क्यों लिया? क्योंकि रिसेसिव पेरेंट से जो गैमिट बनेगा उसमें रिसेसिव एलील होगा, और रिसेसिव एलील जो है वो ट्रेट के एक्सप्रेशन में तभी कंट्रीब्यूट करेगा जब वो दूसरे रिसेसिव एलील के साथ में होगा अपनी होमोजाइगस कंडीशन में, वरना तो उसका करैक्टर नहीं आएगा, ट्रेट नहीं आएगा। इसलिए दूसरे वाले को मौका मिलेगा उसका ट्रेट दिखाने का। आपने पहला केस लिया, ये केस, यदि हमारा टॉल प्लांट कैपिटल टी टॉल है तो उसका ड्वार्फ के साथ क्रॉस कराने से सारे टॉल प्रोजेनी मिलते हैं। अब देखो दूसरा केस, यदि हम कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल का क्रॉस ड्वार्फ से कराएं तो आपको ये एक कैपिटल टी है, यहां से एक गैमिट बनेगा कैपिटल टी, ये दूसरा स्मॉल टी है, यहां से गैमिट बनेगा स्मॉल टी, लेकिन यहां से तो देखो दोनों ही स्मॉल टी है तो गैमिट तो यही बनेगा। अगर पहला गैमिट फ्यूज होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनेगा, दूसरा गैमिट फ्यूज होगा तो स्मॉल टी ड्वार्फ बनेगा। दूसरे वाले क्रॉस के अंदर क्या रिजल्ट आया आपका? आधे टॉल आधे ड्वार्फ, 1:1 का रेशियो। अगर 1:1 का रेशियो आ रहा है, अगर ड्वार्फ भी आ रहा है आपके क्रॉस के रिजल्ट में, तो आप क्या कहोगे कि इसका जीनोटाइप 100% स्मॉल टी है। अब इसके पास में दो स्मॉल टी है तो एक स्मॉल टी तो पक्का यहां से आया क्योंकि ये तो स्मॉल टी है, तो एक तो स्मॉल टी यहां से आया ही होगा। मान लो ये स्मॉल टी है वो यहां से आया, तो दूसरा स्मॉल टी कहां से आया होगा? इसके पास से ही आया होगा, क्योंकि हर पेरेंट अपना एक ही एलील कंट्रीब्यूट करता है। ये तो नहीं कह सकते कि इसके दोनों एलील इसमें आ गए, एक ही पेरेंट के दोनों एलील तो आएंगे नहीं, तो इस पेरेंट का तो एक एलील आएगा, इस पेरेंट के पास में है ही स्मॉल टी, तो एक स्मॉल टी तो इसका है कंफर्म। दूसरा स्मॉल टी कहां से आया होगा? यहां से, तो एक स्मॉल टी यहां रख दो। उसके बाद ये टॉल है तो टॉल बनाने के लिए इसको कैपिटल टी रखना पड़ेगा। पता चल गया हमको कि टॉल का जीनोटाइप क्या है। इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस का यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या काम आता है? टेस्ट क्रॉस ये जानने के लिए काम आता है कि आखिर अननोन जीनोटाइप जिसका फिनोटाइप डोमिनेंट हो उसके पास में जीनोटाइप क्या है। तो ये हो गए हमारे पास में कुछ क्रॉसेस। अब मैं आपको ये सारी चीजें लिखवा देता हूं ताकि अच्छे से नोट्स बन सके। हेडिंग डालो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है?
और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अभी तो और चीजें हैं काफी अच्छी अच्छी आएंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लिखिए आप, लिखिए ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच हैव डिफरेंट कैरेक्टर एट ए सिंगल लोकस ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे दो पेरेंट्स जिसके पास में एक ही लोकस पे दो डिफरेंट ट्रेट होते हैं। एक लोकस मतलब एक जीन, एक जीन का मतलब दो एलिल, दोनों एलिल के ऊपर डिफरेंट लोकस है। ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स विच हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स एट ए सिंगल लोकस। दूसरा पॉइंट लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस इन विच ए हाइब्रिड फॉर सिंगल कैरेक्टर इज मेड, जिसमें एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बनाया जाता है। एक और लाइन लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस इन विच वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एट ए टाइम और वन जीन इज कंसिडर्ड एट ए टाइम। एक टाइम पर एक जीन या एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है। आगे एक और लाइन लिखिए, टू पेरेंट्स शुड बी देयर, बोथ शुड बी होमोजाइगस एंड अपोजिट टू ईच अदर। दोनों होमोजाइगोट होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की यूटिलिटी क्या है, लिखिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू इस्टेब्लिश डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिल्स ऑफ ए जीन। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिल्स ऑफ ए जीन। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी आया तो हमको पता है कि ये टॉल है, इसका मतलब कैपिटल टी की वजह से टॉल है, तो ये तो हो गया डोमिनेंट और ये हो गया रिसेसिव। तो पता चल गया कि टी जीन के दो एलिल्स होते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। डोमिनेंट कौन, रिसेसिव कौन, ये पता लगाने के लिए। आगे लिखिए, दिस क्रॉस इज बेस्ड अपॉन द फर्स्ट लॉ ऑफ जेनेटिक्स दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी तो हम सेग्रीगेशन की बात भी करेंगे। आगे लिखिए, रेसिप्रोकल क्रॉस गिव्स द सेम रिजल्ट। रेसिप्रोकल क्रॉस कराएंगे, पहले मेल लेंगे उसको, फिर उसको फीमेल लेंगे, तो सेम रिजल्ट आएगा। नाउ हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। कॉन्सेप्ट ऑफ बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, और पहला हेडिंग डालिए बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बात करते हैं अपन। लिखिए, बैक क्रॉस में क्रॉसिंग ऑफ ए हाइब्रिड with one of its parent or an individual genetically similar to its parent। देखो, हमने बैक क्रॉस में कहा था कि F1 का क्रॉस उसके पेरेंट से कराना है, पेरेंट 1 से कराओ या पेरेंट 2 से कराओ। अब देखो, हर बार हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि पेरेंट्स का प्रोजेनी के साथ क्रॉस कराएं। कई जगह ये एथिकली सही नहीं है, कई जगह इसकी परमिशन नहीं मिलती, और कई स्पीसीज ऐसी है जिसमें जब तक प्रोजेनी मैच्योर होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए तब तक पेरेंट्स की शायद डेथ भी हो जाए या वो ओवर एज हो जाए। तो पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने का मतलब है कि भाई ऐसा कोई दूसरा प्लांट ले आओ जिसका जीनोटाइप पेरेंट के साथ मैच करता हो। तो या तो पेरेंट के साथ और एन इंडिविजुअल जेनेटिकली सिमिलर टू इट्स पेरेंट। आगे लिखिए, इट इज यूज्ड इन जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट। ये जीन नॉकआउट एक्सपेरिमेंट में काम आता है। दूसरी हेडिंग डालिए, टेस्ट क्रॉस। ए टेस्ट क्रॉस इज ए क्रॉस ऑफ एन इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट फिनोटाइप एंड अननोन जीनोटाइप टू ए रिसेसिव फिनोटिपिक इंडिविजुअल। या इसको ऐसे लिखिए, ए क्रॉस of an individual with dominant phenotype and unknown genotype with recessive phenotype individual to know the zygosity of individual। जाइगोसिटी पता करनी है, यानी कि यह पता करना है कि इसके पास में कौन सा कंडीशन है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। आगे लिखिए, द रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस इज 1:1। वो क्रॉस लिख लेना वहां से और ये रेशियो यहां से लिख लेना। अब हेडिंग डालिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस।
हम मेंडल का फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहले ये लॉ हुआ करता था, आजकल इसको लॉ की कैटेगरी से हटा दिया, अब ये लॉ नहीं है, अब ये है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या बताता है हमको? ये सिंपली हमको ये बताएगा कि कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। कैसे? देखिए, पेरेंट 1 लिया टॉल, पेरेंट 2 लिया ड्वार्फ, और F1 के अंदर आया ओनली टॉल। ठीक है, F1 में सिर्फ टॉल आया, जबकि दूसरा पेरेंट भी तो इन्वॉल्व था ना यहां पर, इस एक्सपेरिमेंट में दूसरा पेरेंट भी था, नहीं आया उसका। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ऑन द बेसिस ऑफ F1 फिनोटाइप, लिख भी लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ F1 फिनोटाइप वी कैन कंक्लूड दैट टॉल इज dominant trait and dwarf is recessive trait। हमने ये कंक्लूड कर लिया कि टॉल है वो डोमिनेंट ट्रेट है, ड्वार्फ है वो रिसेसिव ट्रेट है, क्योंकि यहां सिर्फ टॉल आता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ F1 फिनोटाइप वी कैन कंक्लूड दैट टॉल डोमिनेंट ट्रेट, ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट। अब जो एलिल डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल करेगा वो डोमिनेंट एलिल, जो एलिल रिसेसिव ट्रेट को कंट्रोल करेगा वो रिसेसिव एलिल। तो दूसरी लाइन लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ F1 जीनोटाइप, ऑन द बेसिस ऑफ F1 जीनोटाइप जो कि है कैपिटल T स्मॉल t, वी कैन से दैट कैपिटल T इज dominant allele and small t is recessive allele। हम ये बात कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ F1 जीनोटाइप, ये डोमिनेंट एलिल हो गया, ये रिसेसिव एलिल हो गया। फिर ऑन द बेसिस ऑफ F2 जनरेशन, F2 जनरेशन के बेसिस पे क्या कहें? देखो, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, ये F2 जनरेशन है। इस F2 जनरेशन से क्या पता लग रहा है? ध्यान से देखो, F2 जनरेशन से ये पता लग रहा है कि जो डोमिनेंट एलिल होता है कैपिटल T, इस कैपिटल T के साथ दूसरा कैपिटल T आए तो भी टॉल आता है, या कैपिटल T के साथ में दूसरा स्मॉल t आए तो भी टॉल आता है। इसका मतलब कैपिटल T दूसरे कैपिटल T के साथ में भी अपना एक्सप्रेशन दिखाता है, और कैपिटल T रिसेसिव T के साथ में भी अपना ही एक्सप्रेशन दिखाता है। इसका मतलब डोमिनेंट एलिल कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ ईदर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डोमिनेंट एलिल और रिसेसिव एलिल। तो डोमिनेंट एलिल अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, चाहे वो दूसरे डोमिनेंट एलिल के साथ हो या दूसरे रिसेसिव एलिल के साथ हो, बट रिसेसिव एलिल कैन ओनली एक्सप्रेस व्हेन इट इज प्रेजेंट विथ अदर रिसेसिव एलिल। ड्वार्फ तो एक ही आया था, स्मॉल t, तो स्मॉल t का एक्सप्रेशन कब होगा? जब दूसरा भी उसके साथ स्मॉल t होगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और उसके कुछ रिजल्ट्स। अब आप लैंग्वेज लिख लो, मैं लिखा देता हूं। पहला लाइन लिखो, इन F1 जनरेशन कैरेक्टर ऑफ ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड। F1 में दो में से एक ही पेरेंट का कैरेक्टर या ट्रेट एक्सप्रेस होता है। इन F1 जनरेशन द ट्रेट ऑफ ओनली वन पेरेंट इज एक्सप्रेस्ड। दिस trait is known as dominant trait and other is known as recessive trait।
दूसरा लिखिए, द एलील विच कंट्रोल्स डोमिनेंट ट्रेट इज नॉन एज डोमिनेंट एलील एंड द एलील विच कंट्रोल्स रिसेसिव ट्रेट इज नॉन एज रिसेसिव एलील। जो डोमिनेंट ट्रेट कंट्रोल करेगा वो डोमिनेंट एलील, जो रिसेसिव करेगा वो रिसेसिव एलील। आगे लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ 3:1 रेशियो इन F2 generation, on the basis of 3:1 ratio in F2 generation, we can say that the dominant allele, ऐसे लिखो, the dominant allele capital T can express either in homozygous condition, either in homozygous capital T condition, or in heterozygous capital T small t condition. On the basis of 3:1 ratio, we can say that dominant allele capital T can express itself either in homozygous condition or in heterozygous condition, but recessive allele can only express, but recessive allele, ब्रैकेट में लिखो स्मॉल t, recessive allele small t can express itself only in recessive homozygous condition, only in recessive homozygous condition small t। बस इसी कंडीशन में ये खुद को एक्सप्रेस कर सकता है और किसी कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया हमारे पास में डोमिनेंस वाला कॉन्सेप्ट। एक और लास्ट लाइन लिखो, फॉर ए सिंगल फिनोटाइप, ब्रैकेट में लिखो मोस्टली डोमिनेंट, फॉर ए सिंगल फिनोटाइप मोस्टली डोमिनेंट देयर मे बी मोर देन वन जीनोटाइप। फॉर ए फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप मोस्टली डोमिनेंट होता है, देयर मे बी मोर देन वन जीनोटाइप, मोर देन वन जीनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं टॉल, तो टॉल क्या है, डोमिनेंट फिनोटाइप, और इसके दो जीनोटाइप होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। फॉर ए सिंगल फिनोटाइप देयर मे बी मोर देन वन जीनोटाइप। ये हो गया हमारे पास में डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सिंपल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक और नाम है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। देखो कितना अच्छा टर्म दे रखा है और इसका मीनिंग भी बहुत सही है। सेग्रीगेशन का मतलब अलग हो जाना, दूसरा प्योरिटी ऑफ गैमेट, गैमेट्स प्योर होते हैं। प्योर का मतलब, यहां प्योर का मतलब है कि जब एलील्स का बंटवारा इक्वल हो तो उसे कहते हैं प्योर, यानी हर गैमेट के पास एक जीन का एक ही एलील आता है। देखिए वापस से स्कीम समझिए, पेरेंट 1 पेरेंट 2, कैपिटल टी स्मॉल टी, टॉल ड्वार्फ। अब देखो जब F1 जनरेशन बनी तो F1 जनरेशन के अंदर आए सारे के सारे टॉल, ऑल टॉल। मेंडल ने एक बात कही थी, मेंडल ने कहा था कि एवरी कैरेक्टर is controlled by a factor, यानी कि जीन। हर कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है। इसको दूसरी तरीके से यह कह सकते हैं एवरी ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एन एलील। हर ट्रेट को एलील कंट्रोल करता है। कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, जीन के दो एलील होते हैं। तो कैरेक्टर को जीन कंट्रोल करता है, ट्रेट को एलील कंट्रोल करता है। एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय
ए जीन और एवरी ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय एन एलील। मेंडल देखिए क्या दिमाग लगाते हैं। मेंडल ने जब ये क्रॉस कराया तो मेंडल को ये रिजल्ट मिला F1 में। अब मेंडल ये सोचते हैं कि टॉल ट्रेट है उसको कोई एक एलील कंट्रोल करता होगा और जो ड्वार्फ ट्रेट है उसको भी कोई ना कोई एलील तो कंट्रोल करता ही होगा। और जब ये दोनों पेरेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो दोनों पेरेंट्स अपने अपने एलील को कंट्रीब्यूट तो करते ही हैं। तो फिर F1 में रिसेसिव ट्रेट क्यों नहीं आया, जबकि F1 में रिसेसिव एलील तो है? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि रिसेसिव एलील कैपिटल टी एलील की वजह से खराब हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि कैपिटल टी ने रिसेसिव टी को, स्मॉल टी को तोड़ दिया हो, मॉडिफाई कर दिया हो, इनहिबिट कर दिया हो? ऐसा तो नहीं हुआ। तो मेंडल ने कराया सेल्फिंग। जब मेंडल ने सेल्फिंग कराई तो मेंडल को 1/4 प्रोजेनी ड्वार्फ मिले। ड्वार्फ इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो पेरेंट है P2 यानी कि ड्वार्फ पेरेंट, ये जो ड्वार्फ ट्रेट है F1 में एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन F2 में एक्सप्रेस हुआ है। इसका मतलब कि यहां पर जो स्मॉल टी एलील है वो स्मॉल टी खराब नहीं हुआ है। स्मॉल टी रिसेसिव है इसलिए उसका एक्सप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन जब रिसेसिव एलील को दूसरे रिसेसिव एलील के साथ आने का मौका मिला तो रिसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस हुआ है। इट मींस कि जब रिसेसिव एलील डोमिनेंट एलील के साथ में होता है तो वो खराब नहीं होता, ब्लेंड नहीं होता, उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। यही रिसेसिव एलील बिना किसी दिक्कत के मियोसिस डिवीजन में सेपरेट हो जाता है, अलग गैमिट में जाता है। और यदि इसके साथ में कोई दूसरा स्मॉल टी गैमिट फ्यूज हो जाए तो ये अपना एक्सप्रेशन दिखा सकता है। बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्योरिटी ऑफ गैमिट। अब मैं आपको समझाता हूं सिंपल से मियोसिस डिवीजन से। पहला पेरेंट है P1 कैपिटल T, दूसरा पेरेंट है P2 स्मॉल t। इसका मतलब इसके डीएनए पर कैपिटल T, दूसरे वाले डीएनए पर भी कैपिटल T। इसका मतलब यहां इसके डीएनए पे स्मॉल t, यहां पर भी स्मॉल t, डीएनए पे जीन है स्मॉल t। अब जब दोनों के दोनों एस फेज में जाएंगे, गैमिटोजेनेसिस होगी, मियोसिस डिवीजन की बात कर रहा हूं, तो एस फेज के अंदर रेप्लिकेशन होगा। इस कैपिटल टी से 2 कैपिटल टी और इधर वाले कैपिटल टी से भी 2 कैपिटल टी बन जाएंगे। रेप्लिकेशन हो गया। और इस पेरेंट के अंदर भी रेप्लिकेशन होगा तो स्मॉल टी, यहां पर भी स्मॉल टी, इसका एक स्मॉल टी कॉपी और इसका भी एक स्मॉल टी कॉपी बन गए। फिर आएगी एनाफेज 1। एनाफेज 1 जब आती है तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो एक क्रोमोसोम इस सेल में, दूसरा क्रोमोसोम इस सेल के अंदर आ गया। इसी तरीके से यहां पर भी एक क्रोमोसोम इस सेल के अंदर और दूसरा क्रोमोसोम इस सेल के अंदर आ गया। फिर इसके बाद जब एनाफेज 2 आएगी तो एनाफेज 2 के अंदर क्या होगा, ये दोनों टी भी सेपरेट हो जाएंगे, 4 गैमिट बनेंगे, लेकिन हर गैमिट में एक ही कैपिटल टी पहुंचेगा। और 4 गैमिट इधर भी बनेंगे लेकिन हर गैमिट के अंदर एक ही स्मॉल टी पहुंचेगा। इसे कहते हैं प्योरिटी, इक्वल बंटवारा। पेरेंट्स के पास में 2 कॉपी थी लेकिन पेरेंट्स ने एस फेज में रेप्लिकेशन करके 4 कॉपी बनाई और 4 गैमिट बने तो चारों को एक एक कॉपी बांट दी। अगर मियोसिस डिवीजन नॉर्मल है तो इक्वल बंटवारा होगा, इसी को कहते हैं प्योरिटी। जब ये दोनों गैमिट फ्यूज होंगे F1 जनरेशन बनेगी। देखो ये बन गई F1 जनरेशन। अब समझो F1 जनरेशन में कैपिटल T स्मॉल t,
ये पेरेंट जब सिंथेसिस फेज में जाएगा, इस कैपिटल टी का रेप्लिकेशन, इस कैपिटल टी का भी रेप्लिकेशन, 4 कॉपी हो गई। एनाफेज 1 आएगी, एनाफेज 1 के अंदर एक क्रोमोसोम इसमें, एक क्रोमोसोम इसमें। एनाफेज 2 आएगी तो देखो हो गए सारे एलील सेपरेट। अगेन 4 गैमिट हैं, चारों गैमिट में एक टी के एक ही एलील पहुंचता है। तो हम कहेंगे कि हाइब्रिड के अंदर, हेट्रोजाइगोट के अंदर होने को दोनों कॉपी एक साथ होती है, लेकिन ये कॉपी खराब नहीं होती है। रिसेसिव कॉपी को कुछ नहीं होता, रिसेसिव कॉपी मियोसिस के दौरान सेपरेट हो जाती है और अपना एक्सप्रेशन दिखा सकती है। बस इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमिट। गैमिट्स प्योर होते हैं, मतलब हर गैमिट के पास एक जीन का एक ही एलील होता है। और सेग्रीगेशन का मतलब ड्यूरिंग मियोसिस सेग्रीगेशन हो जाता है। तो ये आप लिख लो, लिखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर एवरी पेरेंट हैज 2 कॉपीज ऑफ ए जीन विच मे बी सिमिलर होमोजाइगस और डिसिमिलर हेट्रोजाइगस। आगे लिखिए, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द रिसेसिव एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1। हाँ, F1 में रिसेसिव एलील एक्सप्रेस नहीं होता। इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस द रिसेसिव एलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 but recessive allele is expressed in F2 generation. It suggests that in heterozygous both alleles are present together but they do not contaminate each other. वो दोनों एक दूसरे को खराब नहीं करते हैं, but they do not contaminate each other. Since gametes are formed due to meiosis division, so at the time of gamete formation they separate from each other and in one gamete only one copy is passed. That's why recessive allele can express in F2 generation. This proves that gametes are pure. तो ये आप लाइन लिख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट। चलो अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप रिवाइज करना, कोई डाउट हो मुझे पूछना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जेनेटिक्स का बैकबोन है। यदि मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से आ गया, यकीन मान के चलो आधी से ज्यादा जेनेटिक्स आपको आ गई। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ जाएगा, जेनेटिक्स आ जाएगी। तो आप इसको बार बार रिवाइज करना। गैमिट्स कैसे बनते हैं उसको मैं और बता देता हूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स, देखो फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स में आपको क्या याद रखना है, हर पेरेंट के पास में एक जीन के 2 एलील होंगे, कैपिटल ए कैपिटल, जैसे एक जीन है मैं कहता हूं ए जीन, ए जीन के 2 एलील्स होंगे। हो सकता है एक कैपिटल ए है एक स्मॉल ए है। अब एक इंडिविजुअल में वन इंडिविजुअल हैज 2 एलील्स, वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर। एक इसके पास फादर से आता है, एक इसके पास मदर से आता है। वन फ्रॉम फादर वन फ्रॉम मदर, पता ही है आपको, वन फ्रॉम मदर। तो अब हो सकता है कि ए जीन के लिए कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसके पास फादर से भी कैपिटल ए आया, मदर से भी कैपिटल ए आया। कोई इंडिविजुअल ऐसा हो जिसके पास फादर या मदर से कैपिटल ए आया, दूसरे से स्मॉल ए आया, दोनों से स्मॉल ए आया। तो ए जीन के 3 जीनोटाइप पॉसिबल है अगर 2 एलील है तो। नाउ इससे गैमिट बनेंगे तो आप हमेशा याद रखना कि इसके पास दोनों कॉपी सेम है, तो जितने भी गैमिट बनेंगे उन सब के अंदर कैपिटल ए ही तो पहुंचेगा। इसके पास में 2 एलील्स हैं तो आधे गैमिट्स में कैपिटल ए पहुंचेगा, आधे में स्मॉल ए पहुंचेगा। इसके पास में तो दोनों ही एलील सेम है तो इससे तो सिर्फ स्मॉल ए ही पहुंचेगा। तो ये तो हो गया एक जीन के लिए गैमिट्स का फॉर्मेशन। अब बात करें
दो जीन के लिए गैमेट फॉर्मेशन फॉर 2 जीन्स, फॉर 2 जीन्स। जैसे ए जीन है और जैसे बी जीन है। ए जीन के 3 जीनोटाइप पॉसिबल, बी जीन के 3 जीनोटाइप पॉसिबल। यहां पर 3 जीनोटाइप है, यहां पर 3 जीनोटाइप है। यदि दोनों को एक साथ ले तो 9 टाइप्स के जीनोटाइप्स बन सकते हैं। जैसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो क्या बनेगा? कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। ये भी इन तीनों के साथ आएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। ये भी तीनों के साथ अगर आए तो क्या बन सकता है? स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। इससे ज्यादा तो जीनोटाइप नहीं बनेंगे ना। अब इनसे गैमेट बनाने हैं तो एक चीज याद रखना, क्या? एवरी गैमेट must have only one copy of a gene। एक जीन की एक ही कॉपी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि both allele of same gene must not come into same gamete। दोनों के दोनों सेम गैमेट में नहीं आने चाहिए बस। तो क्या करना है आपको? इसमें से कोई भी एक जीनोटाइप पिक करिए, जो आपकी मर्जी है वो जीनोटाइप पिक करिए। अच्छा, एक और चीज रह गई यहां पे, क्या? कि वन एलील ऑफ फर्स्ट जीन कैन गो विथ any allele of second gene। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, यहां से हम जहां सबसे ज्यादा जो वैरायटी बनेगी वो इसमें बनेगी। देखना कैसे। आपको कहा है कि both alleles of same gene must not come into same gamete। तो आपको क्या करना है? पहले ए जीन को पिक करो। ए जीन के 2 गैमेट्स है, सॉरी, ए जीन के 2 एलील्स है। पहले इन दोनों एलील्स को सेपरेट करो। कैपिटल ए को अलग लिखा, स्मॉल ए को अलग लिखा, सेपरेट। अब ये लाइन पढ़ो, वन एलील ऑफ फर्स्ट जीन कैन गो विथ एनी एलील ऑफ सेकेंड जीन। यानी कि कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। इसी तरीके से स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो आपको क्या करना है? एक जीन के दोनों एलील को सेपरेट करना है और दूसरे जीन के सभी एलील्स को कॉम्बिनेशन में उसके साथ लिखना है। तो देखो 4 टाइप के गैमेट्स ये बनेंगे। आप बाकी का करके देखना तो आपको समझ में आएगा कि सबसे या तो 1 टाइप के या 2 टाइप के बनेंगे। अगर मैं ये कहूं एक जीनोटाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो सबसे पहले क्या करना है? ए जीन के दोनों को सेपरेट करना है, दोनों ए को सेपरेट करना है। अब ए के साथ कैपिटल बी भी हो सकता है, ए के साथ स्मॉल बी भी हो सकता है। वैसे ही इस ए के साथ भी कैपिटल बी हो सकता है, इसके साथ स्मॉल बी भी हो सकता है। फिर जिसके साथ स्मॉल बी है उसके साथ कैपिटल सी भी हो सकता है, उसके साथ स्मॉल सी भी हो सकता है। जिसके साथ में कैपिटल स्मॉल बी है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। दूसरे केस में यहां पर भी हो सकता है कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी हो सकता है कैपिटल बी के साथ स्मॉल सी हो सकता है कैपिटल स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी हो सकता है स्मॉल बी के साथ स्मॉल सी हो। तो ये 8 टाइप के गैमेट्स बन गए। ये एक बन गया, उसके बाद में ये दूसरा बन गया, फिर तीसरा, चौथा, 8 टाइप के। तो ये गैमेट बनाना भी थोड़ा आप सीख लीजिए ताकि आगे के क्रॉसेस के अंदर बहुत इजी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप रिवाइज करिएगा इसको। थैंक यू सो मच।